होता है हमारा अर्थ, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज रेफर्ड एज ज्योग्राफी। उसी को सिंपल वे में हम बोल देते स्टडी ऑफ अर्थ कैन बी रेफर्ड एज ज्योग्राफी। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस बेसिकली जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी के सिलेबस में हम जीएस ज्योग्राफी को दो मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, डब्ल्यूजी लिख दिया मैंने, एंड सेकंड वन इज द इंडियन ज्योग्राफी। सो हम सेक्शन वाइज देखेंगे, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी का एनालिसिस करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। सो हियर 2011 से लेके 2023 तक का हमने ये पूरा एक विंडो लिया है जिसमें हमने प्रीलिम्स के पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2011 में बेसिकली आया था आपका सी सेट। ठीक है, एंड 2013 में सिलेबस भी चेंज हुआ था। तो बेसिकली ये बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंजेस वाला टाइम पीरियड था यूपीएससी का। तो 11 से लेकर 23 तक हमने लिया है। अब यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे कि हमने पहला सेगमेंट डिवाइड किया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखोगे तो पिछले 10-12 ईयर्स में मैप बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे खासे नंबर से पूछे जा रहे हैं। एवरी ईयर यू कैन गेट अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस रिलेटेड फ्रॉम मैप बेस्ड। तो व्हाट हैपेंस बेसिकली कि देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब से 2011 से पहले जो क्वेश्चंस होते थे वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल टाइप के होते थे। किसी एनिमल स्पीशीज के बारे में पूछ लिया, कंट्री से आयरन प्रोडक्शन के बारे में, उनके क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पूछ लिया। लेकिन होता क्या है कि हमारे इंडिया में बेसिकली यूपीएससी रिलेटेड जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक्स है वो बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है। ठीक है, जो बुक्स है मार्केट में सेल आउट होती भी हैं तो ये वो बुक्स है जो बेसिकली 15-15 साल पहले लिखी हुई बुक्स है, एंड ये अभी भी इनको बहुत ज्यादा अपडेट नहीं किया गया है। राइट, तो होता क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसी बुक्स में बनाया जाता है तो उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और ऐसे केस में क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स जो है ऑब्जेक्शन भी रेज करते हैं। ऑब्जेक्शन रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू यूपीएससी को भेजे जाते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन पे 5 से ज़्यादा ऐसे रजिस्टर्ड पोस्ट मिले हैं, तो उस केस में यूपीएससी को कई बार इंटरनल कमिटी बनानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यूपीएससी ने सबसे अच्छा तरीका निकाला कि भई मैं फैक्चुअल कुछ पूछूँगा ही नहीं। मैं जीके बेस्ड कुछ नहीं पूछूँगा, लार्जेस्ट प्रोडक्शन है या ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछ रहे हैं। वो क्या पूछेंगे? दे विल बी आस्किंग अबाउट द प्लेसेस व्हिच आर इन न्यूज़। जैसे आपने जब न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में पढ़ते लिखा है कि इज़राइल ने हमास पे जो है वॉर डिक्लेयर करा है अपना। नाउ इज़राइल हमास वॉर ये आईआर का टॉपिक है, डेफिनिटली आईआर का टॉपिक है, ठीक है? एंड आपको बीइंग अ वेरी जेन्युइन यूपीएससी एस्पिरेंट इसके बारे में पता होना भी चाहिए। पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए इज़राइल की, पैलेस्टाइन की, सारी चीज़, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक एडिशनल चीज़ आपको और करनी है, वो ये करना है, यू शुड ऑलवेज़ कीप वन एटलस विद यू। एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आती है ज्योग्राफी के लिए, उसको खरीदो। मैप बुक होती है एटलस, जिनको नहीं पता है, आपने स्कूल के टाइम में ज़रूर पढ़ा होगा उसको। ये एटलस हमेशा अपने साथ रखो। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई प्लेस ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, तो साथ के साथ उस कंट्री को चेक कर लो कि इज़राइल है, तो इज़राइल की किस सी के साथ कोस्ट लाइन बन रही है, कौन-सी कंट्रीज़ के साथ इसका बॉर्डर बन रहा है, इजिप्ट के साथ बॉर्डर बनता है कि नहीं बनता है, जो गज़ा स्ट्रिप है वो किधर साउथ में है कि नॉर्थ में है, जो वेस्ट बैंक है वो किधर है, डेड सी किधर है, सी ऑफ गैलिली कहाँ पर है, लेक टाइबेरियस की लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जो है बेसिकली पता होनी चाहिए। नॉट ओनली इन द केस ऑफ इज़राइल, ये मैंने आपको एक रेफरेंस एग्जांपल के लिए बोला है। ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, वो आपको पता होना चाहिए, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पता होनी चाहिए। एक और चीज़ है कि अगर आपने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैपिंग को बहुत अच्छे से करा है, बाउंड्रीज़ इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस के भी जो टॉपिक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाती है उनपे। क्योंकि किसी भी कंट्री में मतलब आज की डेट में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उनका बेस क्या है? उनका बेस है डिमांड एंड सप्लाई। कोई एक पर्टिकुलर कंट्री किसी पर्टिकुलर रिसोर्स में बहुत ज़्यादा रिच है और किसी दूसरे रिसोर्स में बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारा जो आयरन है वो एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पर? जापान को। पारादीप पोर्ट है इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पे, वहाँ से वो सारा जो आयरन है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है जापान को। जापान क्या होता है, उससे स्टेनलेस स्टील बना लेता है। ठीक है? और वो फिर बाद में पूरे वर्ल्ड में सब जगह इंक्लूडिंग अस आल्सो एक्सपोर्ट कर देता है इसको। तो आप देखेंगे कहीं पे क्या होगा, एक कंट्री किसी रिसोर्स में रिच होगी, दूसरे में वो उस डेफिसिट होगी, और दूसरी कंट्री उसी में रिच होगी, दूसरे में डेफिसिट होगी। उसी के बेसिस पे इनपे क्या होगा, इंटर रिलेशन होगा। ठीक है? इसी को हमने बोला इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पे नीड्स, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट ये ज़्यादा मैटर करते हैं। आप देखेंगे कभी रशिया से हमारे टर्म्स खराब हो जाते हैं, चाइना से ऑल टाइम हमारे डिस्प्यूट्स रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा ट्रेड में उसी के साथ कर रहे हैं। ठीक है? एंड ऐसे देयर आर सो मेनी कंट्रीज़। आप देखो गल्फ कंट्रीज़, तो गल्फ कंट्रीज़ के साथ क्या होता है कि मतलब जब भी कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें कुछ बोली जाती हैं, तो एकदम से क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकदम क्लैरिटी दे रही है कि हम अपने वहाँ के टर्म्स खराब नहीं करना चाहते उनके साथ, क्योंकि दे आर द मेजर ऑयल एक्सपोर्टर टू अस। उसके साथ-साथ अल्टरनेटिव में हमने रशिया को भी ले रखा है, रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आपके टीचर आईआर के हो सकते हैं, उनका अलग पर्सपेक्टिव उस चीज़ को लेके। बट येस, इंटरनेशनल रिलेशंस मोर और लेस दे आर बेस्ड ऑन द मीटिंग आउट द डिमांड एंड सप्लाई गैप। ठीक है? वर्ल्ड मैप लोकेशन बेस्ड आपको यही करना है। डे 1 से, आज से जब ये आप वीडियो देख रहे हो, तब से आप एक हैबिट बना लो कि एटलस जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तब आपके पास एटलस भी साथ में रहनी चाहिए। कोचिंग जा रहे हो, क्लास में जा रहे हो, एटलस है उसी के साथ न्यूज़पेपर को भी लपेट लो, या न्यूज़पेपर है उसी के अंदर एटलस को दबा दो, और जब पढ़ रहे हो 10-12 प्लेसेस को लोकेट करो। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेस पर रैंडमली लोकेट कर रहे हैं, मतलब जो नेशनल इंपॉर्टेंस के है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के है। इंडिया का कोई वेटलैंड है न्यूज़ में आ रहा है, कोई लेक है, जैसे एक रूपकुंड लेक है, बड़ी फेमस है वो, उत्तराखंड में। तो वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, राइट? तो ऐसी लेक्स कोई अगर है, मान लो क्या बोलते हैं, लोनार लेक न्यूज़ में आ रही है, लोकटक लेक न्यूज़ में आ रही है, तो ऐसी चीज़ों को देखना है।
ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे पता चला कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपने उसको भी कवर करके चाहिए प्लेस न्यूज़ में आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। जो नेशनल इंटरेस्ट के होंगे, ये ग्रेजुअली आपको चीज़ें समझ में आएँगी जब आप इस सिलेबस को पढ़ोगे आगे, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन फिल्टरिंग आउट कि व्हिच एरिया और व्हिच टॉपिक इज़ रेलेवेंट फॉर यूपीएससी एंड व्हिच वन इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी। बट वर्ल्ड मैपिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस से होगा, ठीक है? आप बिल्कुल ये मत सोचना कि अब एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले उठाएँगे और एटलस निकालेंगे, जो-जो चीज़ें उनको बस लोकेट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यू मे एंड अप डूइंग नथिंग। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि रेगुलर बेसिस पे इसको एक हैबिट बनाओ। हैबिट बनाओ एज़ कि भई यू आर अ जेन्युइन यूपीएससी एस्पिरेंट, कल को आप ऑफिसर भी बनोगे, तो वहाँ पे भी आपका कॉम्पिटिशन रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि यूपीएससी क्रैक करने में कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। सेलेक्ट होगे उसके बाद अलग कॉम्पिटिशन का लेवल स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे डीएम, बहुत सारे आईएएस हैं, लेकिन डीएमशिप मिल पाएगी सिर्फ 50 लोगों को। यूपी में तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो सिर्फ यूपी में आईएएस ऑफिसर्स होंगे हज़ारों। तो उन हज़ारों में से सिर्फ 75 आईएएस ही होंगे जो डीएम बन पाएँगे। तो कॉम्पिटिशन वहाँ पे भी रहेगा और आगे भी रहेगा कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली क्या होता है, बी अ वेरी जेन्युइन पर्सन, बी अ वेरी जेन्युइन इन्फॉर्म्ड सिटिज़न, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चीज़ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएँगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो पार्ट है, ये है आपका सोलर सिस्टम। इसको हम कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है? तो सोलर सिस्टम बेसिकली क्या है कि ये यूपीएससी विल नॉट बी आस्किंग अबाउट कि कौन-सा प्लैनेट सबसे बड़ा है, कौन-सा स्मॉलेस्ट है, ये सब नहीं पूछेंगे वो। दे विल बी आस्किंग अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, जैसे बिग बैंग का कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे। फिर इसके बाद ये जो है दे कैन आस्क अबाउट सोलर विंड्स, सोलर स्टॉर्म, ठीक है? ऐसे एरियाज़ के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ये रेगुलर न्यूज़ में आते हैं। तो इन पे अगेन आपको एक ग्रिप बना के रखनी है कि जो भी ऐसे टॉपिक्स न्यूज़ में आ रहे हैं, जस्ट हैव अ लुक एट दैट, और उसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो सबको भी प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड आपको करना चाहिए। देन आफ्टर दिस कम्स द जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखो यहाँ पे लिखा है जियोमॉर्फोलॉजी, फिर लिखा है क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो जैसे आपने 10th क्लास तक साइंस सभी ने पढ़ी है, लेकिन आपने देखा होगा कि स्पेशली आई थिंक 7th क्लास से 8th क्लास से हुँ, 7th या 8th क्लासेस जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। होता है कि नहीं होता है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दीज़ आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स की अपनी कई सारी ब्रांचेस होंगी, बायो की अपनी कई सारी ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की अपनी सारी कई सारी ब्रांचेस हैं। इन द सेम वे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, और जो ज्योग्राफी है उसको भी हमने कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है जियोमॉर्फोलॉजी। सो जियोमॉर्फोलॉजी इज़ वन ऑफ द प्राइम ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ये भी 3 वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस मॉर्फ प्लस लॉजी। तो जियो मतलब हो गया अर्थ, मॉर्फ हो गया मतलब चेंजेस, लॉजी मतलब स्टडी। तो द चेंजेस इन द अर्थ सरफेस, द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द अर्थ सरफेस इज रेफर्ड एज़ जियोमॉर्फोलॉजी। अब अर्थ की सरफेस पर जो चेंजेस हैं उससे क्या बनते हैं? उससे लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसा आप देखोगे तो कहीं पर बनेगा, हियर यू कैन सी, कहीं पे बन रहे हैं माउंटेन्स, कहीं पे बन रहे हैं हिल्स, हिल्स की हाइट कंपैरेटिवली कम होती है, कहीं पे बन रही है पीक्स, ये काफी टॉल होती हैं। ऐसे ही कहीं पे बनेगा प्लेटू, प्लेटू होता है टेबल लैंड स्ट्रक्चर, ऐसा होता है प्लेटू। फिर कहीं पे होगी वैली, वी शेप वैली, यू शेप वैली, कहीं पे आई शेप वैली जिसको हम गॉर्ज बोलते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक्स में। तो आई शेप वैली, वी शेप वैली, यू शेप वैली, प्लेन्स जैसे द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, तो प्लेन्स का रीजन हो गया, कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वोल्केनोज, अर्थक्वेक कैसा आता है, सुनामी कैसा थी, ये सारे जो जितने प्रोसेसेस है बेसिकली ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे किसमें? ये हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी में। चलो, तो जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है और जो है एक पूरी स्टोरी की फॉर्म में चलता है ये। जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत होती है थ्योरी, उसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एंड गाइस मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, इतना इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि तुम कहोगे यार क्या बंदे ने क्या दिमाग लगाया था। ये बात और है कि इसकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुई थी, लेकिन बाद में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसकी थ्योरी से बहुत ज़्यादा एग्री कर रहे थे। ठीक है, इसकी थ्योरी में कुछ बेसिक जो है, कुछ बहुत ही बेसिक डीमेरिट्स थे, कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। अदरवाइज़ 80% थ्योरी इसकी ठीक-ठाक थी, 80 टू 90%। तो बाद में इसकी थ्योरी में जो गलतियों को रिमूव करने के लिए बाकी ज्योग्राफर्स जब काम करते हैं, तो उन्होंने जो थ्योरी निकाली, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लो स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ये समझ लो कि ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट जितने भी लैंडफॉर्म्स बने अर्थ पे हमारे, उन सबको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसलिए क्या हुआ, बाद में कहा कि यार बंदा तो सही था यार, बहुत सही बात बोली थी उसने, हम इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर गए। तो इसका स्टोरी फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे एंड इट्स लाइक मतलब श्योरिटी टू यू कि ये टॉपिक आपके दिमाग में पूरा डायरेक्टली जैसे वीडियो देख रहे हो, इस डायरेक्टली आपके माइंड में ही सेटल होंगी ये, ठीक है? देन इसके बाद आता है क्लाइमेटोलॉजी, आफ्टर दिस कम्स क्लाइमेटोलॉजी। और देखो क्लाइमेटोलॉजी जैसे मैंने आपको बोला कि क्लाइमेट प्लस लॉजी लिखा हुआ है यहाँ पर ये भी 2 वर्ड्स मिलके बना है, क्लाइमेटोलॉजी। तो हर साल जियोमॉर्फोलॉजी से लगभग एक क्वेश्चन आपको मिलने का चांस होता ही होता है, नहीं तो अल्टरनेट यहाँ पर तो मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे होंगे कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कुछ सेस्मिक वेव्स यूज की जाती हैं, प्राइमरी वेव होती है, सेकेंडरी वेव होती है। लास्ट ये क्वेश्चन था कि प्राइमरी वेव कैसे चलती है, सेकेंडरी वेव कैसे चलती है। एंड अगर आप मेरे कोई पुराने स्टूडेंट को जानते होंगे, तो वो आपको नोट्स में भी दिखा देगा कि किस तरह से हमने डायग्राम्स बना रखे हैं। ज्योग्राफी में एक और चीज़ ध्यान रखना कि जितना हो सके, ठीक है, अपने खुद के पर्पस के लिए, क्योंकि जीएस में आप जीएस ज्योग्राफी पढ़ रहे हो मेरे से, ऑप्शनल के लिए तो मैंडेटरी होता है कि हर पेज पे स्टूडेंट को राइटिंग आंसर राइटिंग में अपने प्रॉपर्ली एक डायग्राम बनाना चाहिए। लेकिन जीएस में क्या कर सकते हो आप कि जीएस में जो आप आंसर लिख रहे हो, तो आप जो है जहाँ पे भी डायग्राम में बन सकता है, जबरदस्ती डायग्राम नहीं बनाना है, ऑप्शनल में जबरदस्ती बनाना पड़ता है, ठीक है ना? ऑप्शनल में हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, पुश करना पड़ता है कि डायग्राम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन जीएस में ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस भी ऐसे टॉपिक पे लगता है जहाँ पे डायग्राम बना सकते हो, बनाओ। जहाँ पे भी छोटा-सा इंडिया का मैप बना सकते हो, बनाओ, और बहुत ही सिंपल है इंडिया का मैप बनाना, ठीक है? सो बेसिकली
हर अल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन जीएम मॉडल से मिल ही जाता है, नहीं तो हर साल भी आते आते हैं। एरियाज वही है, बहुत ही सेलेक्टिव एरियाज है, उन्हीं से क्वेश्चन मिलते हैं, तो दे आर हाईली प्रेडिक्टेबल। ठीक है। आफ्टर दिस कम्स क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी आई टोल्ड यू इट इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। नाउ स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। वेदर होता है डे टू डे फिनोमेना, जैसे अभी मान लो बाहर धूप निकली हुई है, बड़ी गर्मी से लग रही होगी एकदम, पता चला 1 घंटे बाद बादल आ गए, बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई, और फिर उसके 2 घंटे बाद 3 घंटे तक बारिश हुई, उसके बाद फिर दोबारा से एकदम पूरी धूप निकल आई। तो ये क्या है? यू नो वेरिएबिलिटी है यहाँ पर, वेदर में कभी वेरिएबिलिटी होगी। क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है, हॉट क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट, ठीक है, ये सब क्या है? लॉन्ग टर्म फिनोमेना। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया का अगर आप वेस्टर्न साइड पे जाओगे तो ड्राई क्लाइमेट होगा। स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब क्या ड्राई रीजन्स में आते हैं, ड्राई कैटेगरी में आते हैं। और ड्राई का मतलब डेजर्ट ही नहीं होगा, ड्राई का मतलब है कि ह्यूमिडिटी कम होगी यहाँ पर। और ऐसे ही जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे इंडिया के, एकदम एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट पे जाओगे इंडिया के, तो जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे एयर में मॉइस्चर बढ़ने लग जाएगा। अगर आपने मान लो किचन में शुगर रखी हुई है, चीनी रखी हुई है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर तुमने डब्बा सही से टाइट नहीं कराया ना, तो वो शुगर जो है पूरी की मॉइस्चर कैच कर लेगी, शुगर और सॉल्ट दोनों ही। और यही शुगर, यही जो सॉल्ट है, ये एकदम इंडिया के वेस्टर्न साइड में रखो, चाहे खुला भी रख दोगे तो भी ज्यादा मॉइस्चर कैच नहीं करेगा वो। ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। और क्लाइमेटोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। देखो, सबसे पूरी ज्योग्राफी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि रेगुलर बेसिस पे ऑलमोस्ट एवरी ईयर विल गेट वन क्वेश्चन। इसमें टॉपिक्स कैसे होंगे? इसमें टॉपिक्स होंगे जैसे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देन इसमें टॉपिक्स होंगे जैसे फॉर एग्जांपल हाउ द विंड्स आर फॉर्म्ड, विंड्स कैसे सर्कुलेट होती है, कैसे विंड्स बनती है, कैसे मूव करती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विंड्स, हाउ द प्रेशर इज क्रिएटेड, हाउ द हाई प्रेशर इज क्रिएटेड, हाउ द लो प्रेशर इज क्रिएटेड, जेट स्ट्रीम क्या होती है, वेस्टर्ली क्या होती है, ईस्टर्ली क्या होती है, हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, हाउ द टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, व्हाट आर एंटी साइक्लोन्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। इसी में मानसून का टॉपिक भी होगा, लेकिन मानसून का टॉपिक मैं अभी यही बता देता हूँ आपको कि मानसून का टॉपिक हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में करने का रीजन इसलिए है कि कई सारी बुक्स में क्या होता है कि मानसून के टॉपिक को सीधा लिख देते हैं क्लाइमेटोलॉजी के पार्ट में। अब स्टूडेंट ने इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ा नहीं है, स्टूडेंट को ये तो पता नहीं कि ग्रेटर हिमालय की हाइट कितनी है, तिब्बत प्लेटू कहाँ पर लोकेटेड है, उसको ये तो पता नहीं है। स्टूडेंट को वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन पता नहीं, उसको नर्मदा वैली का आइडिया है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इट बिकम्स बिट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक होलिस्टिकली। तो इसलिए हम मानसून के टॉपिक को करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो कब करेंगे? जब हमने फिजियोग्राफिक डिविजन को भी पढ़ लिया होगा, उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ लिया होगा, एंड थर्ड टॉपिक होगा हमारा मानसून का। मानसून का टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मैं अगर एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो ये बिल्कुल एक टीवी सीरियल जैसा है। कैसे टीवी सीरियल जैसा है? कई लोग सुनेंगे, "अरे, ये क्या बात कर रहे हैं, टीवी सीरियल जैसा है।" टीवी सीरियल ऐसा है जैसे मान लो आपने घर में कभी कभी कोई ना कोई सीरियल देखा ही हो। ठीक है। तो मम्मी या बड़ी सिस्टर कोई भी टीवी लगा लिया, उन्होंने सीरियल्स देख रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि आप देखोगे कि कई बार जब फेस्टिवल्स का टाइम होता है, तो ये 5-6 सीरियल्स को मिला के एक बड़ा महा एपिसोड बना देते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता है? या कोई एक बहुत पॉपुलर सीरियल है, तो क्या करा फेस्टिवल्स के टाइम पे उसी का महा एपिसोड बना दिया, 2 घंटे का, 3 घंटे का। होता है कि नहीं? आप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। उसके देखो पीछे रीज़न ये होता है कि फेस्टिवल का टाइम होता है, स्टाफ छुट्टी पे चला जाता है, तो लिमिटेड स्टाफ होता है। तो क्या करें? तो ऐसे में जो लोग हैं, अलग-अलग सीरियल के कैरेक्टर्स, उन्हीं को मिला के जो है एक सिंगल एक स्टोरी बना दी, टेम्परेरी स्टोरी 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, कि 2-3 दिन उनके निकल जाएँ ऐसे। राइट? मॉनसून का टॉपिक भी ऐसे ही है। एक मेजर एपिसोड है जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, और कई सारे छोटे-छोटे एपिसोड्स हैं। कहीं पे एल नीनो है, कहीं पे ला नीना है, कहीं पे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, कहीं पे नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, और अल्टीमेटली आप देखोगे क्या होगा कि अचानक से ये सारे फैक्टर्स क्लब हो जाएँगे और ये इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि एकदम टीवी सीरियल जैसी कहानी लगती है देखने में इसकी कहानी। ठीक है? बहुत मजेदार टॉपिक है, यू विल एन्जॉय इट। ठीक है? ज्योग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट टू एन्जॉय। ये जितने आपकी सराउंडिंग है, जितनी आपकी आईसाइट दूर तक देख सकती है, जितने सब पार्ट है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है। Right from our eating habit, our dressing sense, our behavior, everything is governed by geography only. जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है। वेदर किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का पार्ट है। अभी समर सीजन आने वाला है, तो अभी आप देखोगे गर्मी का सीजन जैसे ही स्टार्ट होगा, और उस टाइम पे अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक पे फंसे हुए हो और कोई पीछे हॉर्न बजाया जा रहा है बार बार, तो आप इरिटेट हो जाओगे, एकदम लड़ना स्टार्ट करोगे। उड़ा के निकालेगा क्या, ऐसे निकालेगा क्या, दिख नहीं रहा लाल बत्ती पड़ी है। और वही विंटर्स का टाइम है, कोई बत्ती मतलब कोई हॉर्न बजा भी रहा होगा, तो आप आराम से बोलोगे यार भाई अभी रुक जा, अभी है ना? होता है कि नहीं होता है? लेकिन गर्मी के टाइम पे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उस चीज़ को। सिमिलरली ईटिंग हैबिट्स, विंटर्स में ज़्यादा पसंद करेंगे लोग यहाँ पे, वैसे भी नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली एनसीआर का रीजन, पंजाब का रीजन, हरियाणा का रीजन, यूपी का रीजन, लोगों को क्या है विंटर्स में चाहिए गरमा-गरम पराठे। लेकिन अभी यही चीज़ समर सीज़न की अगर बात करेंगे तो यू वोंट लाइक दैट थिंग। समर में आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएगी। यू कंज्यूम कूलेंट फूड जैसे कि लस्सी हो गया, लेमनेड हो गया, ऐसी चीज़ों को करेंगे। तो आवर ईटिंग हैबिट्स, आवर ड्रेसिंग सेंस, आवर बिहेवियर, दीज़ ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ये दिस इज़ समथिंग टू एन्जॉय। ये सब्जेक्ट आप एन्जॉय करके अगर समझोगे, पढ़ोगे, तब मज़ा आएगा। इसको अगर आप सोचोगे कि अच्छा यार टॉपिक है कंप्लीट करना है, तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी आपको। एंड ट्रस्ट मी, जितना आप इसको एन्जॉय करके पढ़ोगे, ए टू ज़ेड ज्योग्राफी में अगर 13-14 क्वेश्चन्स अगर आ रहे हैं, और ऑन एन एवरेज 14 क्वेश्चन्स आते हैं, 14 क्वेश्चन में से मेरी गारंटी है कि 12 क्वेश्चन्स 13 क्वेश्चन्स आप आराम से कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं यूपीएससी की ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि भाई यूपीएससी वाले यार वो कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट? उनका तो यही कहना है कि हमारे को राइट है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे कि स्नेक है, जो स्नेक का वेनम है वो प्रोटीन होता है कि लिपिड होता है। ठीक है? वो कोबरा के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। भई आईएएस बन के आपको कोबरा का पढ़ना होगा, इसलिए पूछ रहे होंगे शायद वो। तो अल्टीमेटली कहने वाला ये है कि यूपीएससी के ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए 1-2 क्वेश्चन हो सकता है हम मान के चल लेते हैं कि चलो यार वो नहीं भी आता होगा हमें।
लेकिन मेजॉरिटी 90% 95% क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। देन आगे बढ़ते हैं, ओशनोग्राफी। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटोलॉजी हो गया, क्लाइमेट प्लस लॉजी यानी स्टडी ऑफ क्लाइमेट, ओशनोग्राफी हो गया, ओशियन प्लस ग्राफी यानी स्टडी ऑफ ओशियंस। तो इट इज क्वाइट अंडरस्टूड दैट जैसे हमारी अर्थ के लैंड पार्ट पे, लैंड सरफेस पे जिस पे हम रहते हैं, इस लैंड सरफेस पे आप देखते हैं कई सारे डिस्टिंक्ट टोपोग्राफी, डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। माउंटेन्स बताए हैं मैंने, वैलीज बताए हैं, पीक्स बताई हैं, प्लेन्स बताए हैं, प्लेटूज बताए हैं। इन द सेम वे इमेजिन करो कि आप गए हैं गोवा, और गोवा के बीच में आप खड़े हो और अरेबियन सी की तरफ देख रहे हो। देन यू आर वंडरिंग कि अगर कोई बंदा यहाँ से पानी में कूद जाता है तो सीधा कूदते एकदम समुद्र के एकदम उस सी के एकदम बेस पे जाके गिरेगा, या ये स्लोप धीरे धीरे आगे जा रहा होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि लैंड से जब ओशन या सी की तरफ जब जाते हो तो स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज होता है, उसमें बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। कट शॉर्ट में कह सकता हूँ मैं कि जैसे हमारी लैंड पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, हमारे कॉन्टिनेंटल लैंड मास पे कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन द सेम वे हमारे ओशियंस के बेस पे भी कई सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट होगा, स्लोप स्टार्ट होगा, उसके बाद अबाइसल प्लेन या सी फ्लोर, फिर आपका मिड ओशनिक रिज, उसके बाद आगे स्टार्ट होता है ट्रेंच, सी माउंट और गियोट्स इनको बोलते हैं आगे। वो भी स्ट्रक्चर्स कुछ होता है, सी माउंट और गियोट्स। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स ऐसा पढ़ेंगे हम। इसके साथ हम ओशनिक लाइफ को भी पढ़ेंगे, कोरल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक चीज और है कि जो ओशनोग्राफी है एक ऐसा एरिया है जहां पर बेसिकली ट्रेडिशनल प्लस करंट बेस्ड क्वेश्चन दोनों मिल सकते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन अबाउट द लैंडफॉर्म्स, ट्रेंचेस के बारे में हो गया, मिड ओशनिक रिज के बारे में हो गया, सी के बारे में हो गया, सब ट्रेडिशनल पार्ट हो गए। ओशन करंट के बारे में पूछ लिया, ट्रेडिशनल पार्ट हो गया। सैलिनिटी के बारे में पूछ लिया, ट्रेडिशनल पार्ट हो गया। टेम्परेचर के बारे में पूछ लिया, ट्रेडिशनल पार्ट हो गया। कोरल्स के बारे में पूछ लिया, ट्रेडिशनल पार्ट हो गया। तो फिर कंटेम्प्रेरी क्या हुआ, कंटेम्प्रेरी हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो माइक्रोबीड्स, 2019 में यूपीएससी हैज रेज्ड अ क्वेश्चन अबाउट माइक्रोबीड्स। व्हाट आर माइक्रोबीड्स? तो माइक्रोबीड्स होते क्या है और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो माइक्रोबीड्स बेसिकली जो फेस वॉश होते हैं आजकल मार्केट में जो आते हैं, उनमें आप देखेंगे कई सारे कलरफुल प्लास्टिक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। वो जो प्लास्टिक पार्टिकल्स है, दीज आर माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स, इन्हीं को माइक्रोबीड्स बोलते हैं। ये डिटर्जेंट में भी यूज होने लग गए हैं, ये फेस वॉश में, कॉस्मेटिक्स में कई जगह यूज होने लग गए हैं। अब होता क्या है बेसिकली कि ऐसी कंडीशन में जब ये घरों में यूज होगा, कमर्शियली कहीं यूज होगा, तो ड्रेनेज पाइप के थ्रू ये रिवर में जाएगा सारा सेडिमेंट। तो यही माइक्रोबीड पार्टिकल रिवर से होते हुए ओशन से पहुंचेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्लास्टिक पार्टिकल्स को अगर जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स है या जो फ्लूवियल यानी जो रिवर के ऑर्गेनिजम्स है, अगर कंज्यूम कर लेते हैं, तो प्लास्टिक एक टॉक्सिक मटेरियल है। इट हैज कंसिडरेबल लेवल्स ऑफ साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे टॉक्सिन्स को कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ते चले जाएंगे और एक्यूमुलेट होंगे। इस टर्म को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज्यादा इन प्लास्टिक पार्टिकल को कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, एक तो जो टॉक्सिन्स है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोला हमने बायो एक्यूमुलेशन। और इसी ऑर्गेनिज्म को जब कोई दूसरा बड़ा ऑर्गेनिज्म खा लेगा, तो ये टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में जाके और ज्यादा मल्टीप्लाई होकर ग्रो हो जाएंगे। तो उसी को बोला हमने बायो मैग्निफिकेशन। तो माइक्रोबीड्स पे क्वेश्चन, अभी लास्ट ईयर क्रायोमेश टेक्नोलॉजी न्यूज में आ रही थी, तो उस पर क्वेश्चन मिल सकता है। कोरल ब्लीचिंग पे क्वेश्चन मिल सकता है। ये सब करंट बेस्ड टॉपिक्स है। इनको तैयार करने का तरीका यही होता है कि आप एक तो न्यूज़पेपर को रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना है, द हिंदू को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जैसे साइंस लाइव, ज्योग्राफी एंड यूट्यूब वेबसाइट है, डाउन टू अर्थ की वेबसाइट है, इनको सब्सक्राइब कर लो, न्यूज़ फीड को इनको। यहाँ से आर्टिकल्स आते हैं, उनको जरूर देखा करो, पढ़ा करो, बहुत काम के आर्टिकल्स होते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, वो है बायो ज्योग्राफी। अब यहाँ पे फिर आप देखेंगे बायो प्लस ज्योग्राफी लिखा है। तो बायो यानी बायोटिक कंपोनेंट। तो बायो ज्योग्राफी मोर और लेस आपको दिखाई देगा जिसमें हमने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को कवर किया है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को कवर किया, लेकिन ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कवर किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी कवर होगा। आई विल बी डिस्कसिंग सर्टेन टॉपिक्स। इस तरह से करेंगे कि अगर आपने एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट इकोलॉजी नहीं भी पढ़ा होगा, तो भी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो टर्म्स यहाँ पे यूज होने होंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी के, मैं उनको यूज भी करूंगा और उनको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने सोचा पहले हमें एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है या इसको पढ़ना है। पहले पढ़ना ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी जितना अच्छे से पढ़ लोगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी बाय डिफॉल्ट उतना अच्छा हो जाएगा। अभी कुछ दूसरे सेशंस में, इसके बाद के सेशंस में आई प्रूव दैट थिंग। सी बी वेरी इंटरैक्टिव। ठीक है, रियासत सर से आप बात करके देख लेना, कभी भी आपको लगता है मुझसे बात करने की जरूरत है, ही विल अरेंज अ कॉल। ठीक है, कभी भी आपको मुझसे बात करने की जरूरत लगेगी तो जस्ट बी वेरी फ्री। वी ऑल हियर इन रियासत मेंटरशिप, वी आर हियर टू हेल्प यू। ठीक है, तो आप जरूर बात करके देख लेना उनसे। एंड बायो ज्योग्राफी मैंने आपको बोला कि इसमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट होगा, सॉइल का चैप्टर हो जाएगा, मेजर बायोम्स हो जाएंगे, मेजर वेजिटेशन हो जाएंगी, ये सारे एरियाज को हम कवर करेंगे बायो ज्योग्राफी में। आफ्टर दिस कम्स ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी सीधी सी बात है कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटाइटी राइट नाउ। हम लोग तो इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारी वजह से हमारा जो टाइम पीरियड है, जैसे हिस्ट्री में आप देखते हैं ना, डायनेस्टी पे मुगल डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी थी, सबकी डायनेस्टीज के टाइम पीरियड के हिसाब से उस टाइम पीरियड को दिया गया था। ऐसे ज्योग्राफी में भी जो है टाइम पीरियड है, कार्बोनिफेरस पीरियड, प्लेस्टोसीन, इस तरह के टाइम पीरियड्स है। तो आप मानोगे नहीं गाइस कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमने हम अपनी अर्थ को, अपनी नेचर को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है, इतना डिस्ट्रक्ट किया है कि अब जो करंट टाइम पीरियड है वो हमारे नाम पर रखा गया है, एंथ्रोपोसीन। एंथ्रो क्या, ह्यूमंस की बात करें तो दिस इज द एंथ्रोपोसीन इपॉक जो चल रहा है राइट नाउ। और ये जो है बेसिकली क्या हो रहा है, ग्रेजुअली हम लोग इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, नेचर का, कि वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स आवर एंड। वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स मास एक्सटिंक्शन। हमारी अर्थ में पहले ही 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, 6th बार होने वाला है, वो होगा हमारे ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग्स की वजह से। अब ऐसा नहीं कि कल ही हो जाएगा, परसों हो जाएगा, टेंशन में आ गए सब, क्या ये तो कल ही हो जाएगा लग रहा है, नहीं नहीं, इट विल टेक इयर्स।
मैनी ईयर्स मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट यस वी आर इन दैट फेज। ठीक है, वी आर इन दैट फेज। पिछले 15 लाख सालों में, ठीक है, पिछले 15 लाख सालों में जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में गया था, उतना कार्बन डाइऑक्साइड हमने पिछले 200 ईयर्स में, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमने पिछले 200 साल में कर लिया है। इससे आप कंपेयर करो, कहाँ 200 ईयर्स, कहाँ 15 लाख ईयर्स। तो सीधी सी बात है कि ये हमारा एटमॉस्फेयर एक बहुत इक्विलिब्रियम स्टेट में, जो हमारी नेचर है वो एक बहुत ही बैलेंस स्टेट में है। इट हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। गांधी जी का कोट है ना कि नेचर हैज एवरीथिंग टू फुलफिल योर नीड्स, बट इट हैज नथिंग टू फुलफिल योर ग्रीड। ऐसा कुछ था, मैंने शायद थोड़ा चेंज कर दिया उसको। ठीक है, तो कहने वाला ये है कि ग्रीड जब ह्यूमन बींग्स की बढ़ रही है, आप सोचो हम लैंड फॉर्म्स पे तो माइनिंग कर करके वहां से तो मिनरल्स निकाल ही रहे हैं, हिमालयन रीजन में हम बड़ी बड़ी रोड्स बना रहे हैं, ठीक है, और वो रोड्स एक साल भी नहीं टिक पा रही हैं, बह जा रही है लैंडस्लाइड्स में। हिमालयन रीजन में टनल कोलैप्स हो जा रहे हैं, जोशीमठ में जमीन अपने आप धंस जा रही है नीचे, क्यों? टनल्स बनने थे, गहरे गहरे टनल्स। ठीक है, और ऐसे ही जो है कई जगह पे, कितनी जगह पर लैंडस्लाइड्स कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने बहुत ज्यादा नेचर को डिस्ट्रक्ट किया है, बहुत ज्यादा इसे कहते हैं। नाउ दिस इज द टाइम कि हमारे जो सिटीजन हो, हमारे जो स्टूडेंट्स हो, जो हमारी जनरेशन हो, दे शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द नेचर, अबाउट द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स, अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द इकोलॉजी, एवरीथिंग। राइट, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली हम पढ़ेंगे टॉपिक्स लाइक पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स, माइग्रेशन, और दूसरी चीज कि जब तक ये मैं पूरा करता हूँ, ये सेशन पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करता हूँ, तब तक अगर सरकार जो है नया सेंसस डेटा ले आती है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि अभी नया सेंसस डेटा नहीं आया है, तो ये एक दिक्कत है हमारे लिए। ठीक है, देन कम्स द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे जैसे मिनरल्स के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में। कभी आपने सोचा कि जो टाटा है उन्होंने अपना स्टील प्लांट जो है जमशेदपुर में क्यों लगाया? दे कुड हैव एस्टैब्लिश्ड देयर स्टील प्लांट इन दिल्ली आल्सो, दे कुड हैव एस्टैब्लिश्ड देयर स्टील प्लांट इन जम्मू आल्सो। तो उन्होंने व्हाई दे हैव चोजन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, दैट इज द छोटा नागपुर प्लेटू? द रीजन इज वेरी सिंपल, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इट इज बेस्ड ऑन हैवी रॉ मटेरियल, और हैवी रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सोर्स के आसपास ही लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगी। तो हम देखेंगे व्हाट आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर सेटिंग अप इंडस्ट्री। कहीं पे इंडस्ट्री लगानी है तो क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखोगे? कभी सोचा आपने कि क्यों आईटी इंडस्ट्रीज बैंगलोर में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाई, क्यों आईटी इंडस्ट्रीज हैदराबाद में, चेन्नई में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाई? ठीक है, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है। तो इसमें टॉपिक्स आएंगे इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, ऑल्दो करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक है, लेकिन मजेदार टॉपिक है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एरिया का डेवलपमेंट अगर करना है तो उसमें क्या रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का। मेरी बात को कई लोग शायद रिलेट कर भी पा रहे होंगे, तो वो आस-पास देख रहे हैं एक्सप्रेस हाइवेज बन रहे हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन कहने वाला ये है कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 3 जो है बेसिकली दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एलिमेंट किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए। चलो, तो ये था हमारा बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी का एनालिसिस। इसके बाद आगे चलते हैं। ये आप देखेंगे नंबर वाइज़ हमने क्वेश्चंस दिए दिखाए हुए हैं कि पिछले जो 13 ईयर्स है उसमें किस एरिया में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। जस्ट चेक इट आउट। अगर मैं नहीं लिख रहा, अगर कोई नंबर देखिए दब जाता है तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप चेक कर लो इसको। ठीक है? आफ्टर दिस अब आते हैं प्रीलिम्स ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के एनालिसिस। ये इंडियन ज्योग्राफी का एनालिसिस है। इंडियन ज्योग्राफी के एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। क्वेश्चन पूछेगा कि देयर इज अ पर्सन, वो कोहिमा से कोट्टायम जा रहा है, मिनिमम कितनी नंबर स्टेट से जाएगा? क्वेश्चन ले लेगा कि वेस्टर्न घाट्स कितनी स्टेट्स पे लोकेटेड है? मतलब स्टेटमेंट्स देगा, वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते, वन लाइनर नहीं देंगे। दे विल बी गिविंग स्टेटमेंट कि द वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, द हिमालयस स्प्रेड ओवर 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट दे देगा कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट इज नीलगिरी हिल्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। या फिर जो रिसेंट का नया ट्रेंड है जिसमें पेयर बेस्ड क्वेश्चन बना दिए कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं। देखो एक चीज और ध्यान रखना, यूपी प्रिपरेशन के टाइम पे जितने भी पैटर्न यूपीएससी ने फॉलो करे क्वेश्चन पूछने के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करते रहना। जैसा भी मैं क्या देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो पेयर बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ही पूरा उन्होंने फोकस लगा दिया। यूपीएससी के साथ एक बहुत बढ़िया खासियत है, वो ये है कि जब वो देखते हैं कि कोई टॉपिक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट टॉपिक बन गया है या एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देयर आर वेरी हाई चांसेस तो दोबारा से वो जो है अपने पुराने पैटर्न पे आ जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसलिए बहुत ज्यादा इसको ध्यान रखना है कि जब भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सारे पैटर्न्स को रेगुलर फॉलो करो। किसी एक ही पैटर्न को मान के कि अब तो यही पैटर्न पूछा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लास्ट ईयर मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास से बोला था ऑफलाइन क्लासेस में कि असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत लंबे टाइम से यूपीएससी ने नहीं पूछे हैं। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। हो सकता है कुछ ट्रेंड बना दे, कुछ ट्रेंड अलग बना के दे दे इस बार, कुछ उसका स्ट्रक्चर अलग बना के दे दे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, उसके बारे में पूछेगा अभी। तो हमेशा हर पैटर्न के लिए तैयार हो, थोड़ा इम्प्रोवाइज भी करो कि और कैसे कैसे बन सकते हैं। राइट, इट्स अ कॉम्पिटिशन। जितना बढ़िया आप तैयार करोगे, जितना बढ़िया तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, उतना अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, सो बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। देन कम्स द फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स बेसिकली इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, सबसे नॉर्थ में देखेंगे हिमालयाज है, उसके नीचे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसके नीचे पेनिनसुलर इंडिया है, फिर वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, ऐसे ये सारी फिजिकल डिवीजन है इंडिया की। तो फिजियोग्राफी से पिछले 3 सालों में देख रहा हूँ हर साल रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ बैक टू बैक सियाचिन ग्लेशियर पे।
तो ये सारी लोकेशंस आपके माइंड में फीड हो जानी चाहिए। इस सेशन के दौरान मैं कई सारे आपको असाइनमेंट्स बनाने के लिए भी बोलूँगा। असाइनमेंट्स आप बनाएँगे प्रॉपर्ली और असाइनमेंट्स बना के आप जो है मतलब डायरेक्शंस मैं दे दूँगा, असाइनमेंट्स आप बना लो, उसमें चेक कराने की जरूरत नहीं होती असाइनमेंट्स को। वो एक्टिविटीज़ होती है जो करनी होती है और यू आर अ मैच्योर स्टूडेंट, जो मेंटरशिप में स्टूडेंट आ रहा है, सीधी सी बात है, वो एक बहुत ही ज़्यादा एज़ कंपेयर्ड टू एनी अदर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली मैच्योर्ड स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है। इवन स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप देख लेना गौरव 1986 ऐसा कुछ करके होगा, आईडी देख लेना उसको, राइट? एनीवेज़, फिर इसके बाद आता है ट्राइब्स एंड पॉपुलेशन। ट्राइब्स एंड पॉपुलेशन पे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। किसी एक साल हो सकता है कि गैप भी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है यहाँ पे। 2019 में क्वेश्चन आया था अबाउट पीवीटीज़, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऐसा समझ लो कि विदिन अ ट्राइबल ग्रुप जो मोस्ट बैकवर्ड, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन वाले जो ग्रुप्स हैं, उनको हमने पीवीटीजी में डाला है। ठीक है? एक्सट्रीमली वल्नरेबल ग्रुप्स को बेसिकली। तो बेसिकली क्या है कि पीवीटीजीज़ ये ऐसी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे ट्राइब्स एंड पॉपुलेशन के चैप्टर में। आफ्टर दिस कम्स द रिवर सिस्टम। देखो रिवर सिस्टम की अगर मैं बात करूँगा तो यूपीएससी ने सारे ज्योग्राफी के जितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में से अगर कोई एक टॉपिक है, वो है रिवर सिस्टम, जिसमें यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अभी भी लगातार करती रहती है। कैसे? रिवर के साथ जोड़ देगा फेमस प्लेस, रिवर और नेशनल पार्क को जोड़ के क्वेश्चन बना देगा, रिवर प्लस नेशनल पार्क, रिवर प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर प्लस बायोस्फीयर रिजर्व, रिवर प्लस फेमस प्लेस, रिवर प्लस स्टेट कैपिटल और रिवर ट्रिब्यूटरी तो है ही। रिवर प्लस देयर सोर्स। 2019 के पेपर में आई थिंक 3 और 4 क्वेश्चन थे जो सिर्फ रिवर के सेक्शन से आए हुए थे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, यू हैव टू डू लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या-क्या पूछ सकता है, कहाँ से पूछ सकता है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं और ड्राइंग्स बनाओ इसमें। अच्छे-अच्छे मतलब एक जो भी रजिस्टर तुम्हारे खाली पड़े हुए हैं, उन पे अपने आराम से ऐसे इनके पूरे मैप्स ड्रॉ कर के देखो। जैसे वूलर लेक का क्वेश्चन था। तो वूलर लेक का क्वेश्चन जो है मैंने क्लासेस में कई बार बच्चों को बताया कि वूलर लेक इज़ एन ऑक्सबर्ग ऑफ झेलम रिवर। लास्ट ईयर क्वेश्चन मिल गया, वूलर लेक का मिल गया, दया रिवर का मिल गया। दया रिवर ड्रेन्स इंटो चिल्का लेक। आई विल शो यू द डायग्राम्स। उन डायग्राम्स में वी हैव शोन प्रॉपर्ली कि दिस इज़ दया रिवर एंड इट इज़ ड्रेनिंग इंटो चिल्का लेक। ओके, सो रिवर्स के पार्ट के लिए आपको क्या करना है बेसिकली कि जो क्लासेस हम कराएंगे वो तो कराएंगे, लेकिन आई विल बी गिविंग यू असाइनमेंट्स आल्सो और उसके साथ-साथ आपको आगे भी लगातार इसको जो है एक ट्रैक रखना पड़ेगा। कोई प्लेस न्यूज़ मारा, कोई रिवर न्यूज़ मारी है तो ट्रैक रखना पड़ेगा, ठीक है? फिर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, सेम ये इंडियन ज्योग्राफी का कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड को। रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज को हम इंडियन पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, इंडिया की जो मेन इंडस्ट्रीज उनको देखेंगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अगेन इज अ वेरी कोर टॉपिक राइट नाउ ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। टॉपिक्स मिलेंगे आपको 2 पार्ट में, एक होगा ट्रेडिशनल पार्ट, दूसरा होगा कंटेम्परेरी पार्ट। ट्रेडिशनल वही हो गया रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, किसका हार्वेस्टिंग टाइम कितना, किसको कितना फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट्स लिख देंगे वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। देन वो आपको पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द क्रॉप। और कंटेम्परेरी क्या हो गया? कंटेम्परेरी हो गया जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देन बायो फोर्टिफिकेशन, राइट? और जो फार्म लॉज थे उनको इससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा। तो ये क्योंकि एग्रीकल्चर एक ओवरलैपिंग टॉपिक है, ज्योग्राफी में भी है, इंडियन पॉलिटी में भी पड़ेगा कहीं ना कहीं पे ये, और साथ के साथ ये पड़ेगा आपका इकोनॉमी में भी। तो आपको स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब चीजें अच्छे से यहाँ पे पता होनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है? फिर आता है सॉइल। तो इंडियन सॉइल को हम यहाँ पे देखेंगे। इंडियन सॉइल मैंने आपको बताया था कि इंडियन सॉइल हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली पूसा रोड पे लोकेटेड है, तुम्हारे ये पास वाले पूसा रोड पे, ठीक है ना? तो जिसने क्या करा है, इंडियन सॉइल को मेजर 8 मेजर डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ऐसे करके 8 तरह की सॉइल है। उन सारी सॉइल्स की हम कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। फिर आता है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन में जैसे अल्पाइन वेजिटेशन पे यूपीएससी ने बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा है पिछले 2-3 सालों में। इसके अलावा इक्वेटोरियल वेजिटेशन भी हो सकती है। वेजिटेशन को इजी पूछ सकते हैं। मैं एग्जांपल के आपको बता रहा हूँ कि अल्पाइन वेजिटेशन पे बहुत फ्रीक्वेंटली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है लास्ट 2-3 इयर्स में। देन कम्स क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट का जो पार्ट है, मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट में इंडियन ज्योग्राफी में पूछने के लिए यूपीएससी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कोप बचता है, एंड दैट स्कोप इज द इंडियन मॉनसून। और दूसरा हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये दो मेन कोर एरियाज है हमारे क्लाइमेट वाले पार्ट के इंडियन ज्योग्राफी से। ओवरऑल इंडियन मॉनसून के टॉपिक में बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनका अच्छा लेवल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब से लगभग 7-8 इयर्स पहले इंडियन मॉनसून का जो क्वेश्चन था दैट वाज वेरी बेसिक। साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आता है तो इसमें उन्होंने पूछा बेसिकली अबाउट दिस एल नीनो ला नीना। और एल नीनो ला नीना के बाद जब दोबारा क्वेश्चन पूछा अगली बार, तो वो क्वेश्चन था बेसिकली इंडियन ओशन डाइपोल पे। उसके बाद एक बार और क्वेश्चन आया, लगभग 2 साल के गैप पे क्वेश्चन आता है मॉनसून के टॉपिक में से, तो ओशियन मीन टेंपरेचर पे क्वेश्चन था। तो बेसिकली क्या है कि ये आप हमेशा ध्यान रखना बात को कि इंडियन मॉनसून का जब भी टॉपिक आएगा तो उसका लेवल क्वेश्चन सब काफी अच्छा होगा। वैसे ही यूपीएससी के क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होता है, लेकिन ये काफी अच्छे स्टैंडर्ड का होगा। हम किसी भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, किसी को ईजी नहीं कहेंगे। हमारी तैयारी अच्छी है तो हर क्वेश्चन हमारे लिए ईजी है। हमने पढ़ाई नहीं है, हमारी तैयारी अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है, तो सीधी सी बात है कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी ईजी हो वो भी आपको डिफिकल्ट ही लगेगा, ठीक है? तो राइट प्रिपरेशन, राइट गाइडेंस ये जरूर होना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी एक राइट स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपर रिवीजन। वेल एनीवेज, तो ये था हमारा इंडियन ज्योग्राफी का एनालिसिस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद ये ईयर वाइज ब्रेकअप है जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि स्लाइड के लिए सारे क्वेश्चन दिख जाए आपको, मतलब जो डिजिट्स लिखी हुई है। देन आफ्टर दिस अब आते हैं ज्योग्राफी जीएस मेंस पे, ठीक है? प्रीलिम्स की बात कर लिए, अब जीएस मेंस पे आते हैं। तो जीएस मेंस आप देखेंगे तो जीएस मेंस में बेसिकली देयर आर सम ब्रॉड थीम्स जो हमने यहाँ पे आउटलाइन करी है कि किन-किन मेजर थीम्स पे से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला जो मेजर थीम है वो है आपका क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट।
क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट एक ऐसा थीम है बेसिकली कि इसमें मेजॉरिटी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ के साथ ये और ध्यान रखना कि ये एक ओवरलैपिंग पार्ट हो जाता है इंडियन मतलब ज्योग्राफी का पेपर 1 का भी, और साथ के साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी। इसी को थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन से भी। एक्चुअली 3 जो कंपोनेंट है, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक कैसे अकर होता है, क्या-क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे? मिटिगेशन मेजर्स, कि अर्थक्वेक आता है तो उस कंडीशन में क्या-क्या हमें करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स, व्हाट आर द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, व्हाट आर द वल्नरेबल एरियाज़, ठीक है, और कैसे हम इनके हज़ार्ड्स को या इनके जो डिस्ट्रक्शंस है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स, ये एक मेजर थीम है यहाँ पर। फिर दूसरा है अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। देन आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मेनली यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस तरह स्मार्ट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऐसे टॉपिक्स से क्वेश्चंस मिलने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। देन इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। एनालाइज द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वेस्ट इंडिया, ठीक है। एनालाइज द लोकेशनल फैक्टर्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ फार्मा इंडस्ट्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो ये टॉपिक काफी मजेदार टॉपिक है, और मैंने फिर बोला ये सारे टॉपिक्स की खासियत ये है कि ये एक बार आप पढ़ोगे उसके बाद आपको रेगुलर रिवीजन करना है, इसमें बहुत ज्यादा आपको अपडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत अपडेशन होते हैं डेटा वगैरह के, तो वो जो है आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे और न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम पे आपने देखा कि अच्छा ये पर्टिकुलर आर्टिकल हमारे ज्योग्राफी के इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड लग रहा है, तो आप जब उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। देन अगर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज में क्वेश्चंस लाइक वाटर स्ट्रेस, ठीक है, इसी में क्वेश्चंस आ जाएगा ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, नेशनल वाटर ग्रिड, तो इस तरह के टॉपिक्स होंगे जो बेसिकली आप यहाँ पे जो है ज्यादा फोकस कर सकते हो। देन कम्स ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी, एज आई टोल्ड यू, कि ओशनोग्राफी एक बहुत मेजर कंपोनेंट है बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो यहाँ पे मेजरली ओशन वाटर मास, ओशन करंट्स, ऐसे टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस रखना पड़ता है हमें। आफ्टर दिस कम्स द टॉपिक्स लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन सेटलमेंट एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जैसे एमआरटीएस पे क्वेश्चन मिल सकता है, आरआरटीएस पे क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करेंगे, अर्बनाइजेशन, पुश एंड पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बेसिकली पूछे जाते हैं इसमें। सो ये एक जनरल आउटलाइनिंग थी मेंस के मेजर थीम्स की। टॉपिक हमें सारे करने हैं, सिलेबस हमें सारा करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करेंगे, बट दीज आर सम एरियाज जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग करेंगे, और मुझे लगता है कि सर आपको ऑलरेडी यहाँ पे करा भी रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सिलेबस देखते हैं। अब देखो प्रीलिम्स का सिलेबस कितना छोटा सा है, ठीक है। प्रीलिम्स का सिलेबस कितना छोटा सा, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इतना सा टॉपिक है। फालतू में परेशान हो गए हो तुम ज्योग्राफी के लिए। बेसिकली किसी भी सीरियस स्टूडेंट के लिए ये वाला जो सिलेबस है, इट इज इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट है। एक्चुअल जो सिलेबस है वो ये है, जीएस मेंस। तो बेसिकली जो पहले का सिलेबस दिख रहा है प्रीलिम्स वाला, ये किन लोगों के लिए है? ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो बेसिकली कहते हैं ना कि बहुत जैसे वो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कि फॉर्म निकला है, फॉर्म भर दो और 2-3 महीने में तैयारी कर लो। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस है ये। आप जैसे स्टूडेंट जो एक प्रॉपर टाइम लगा के, प्रॉपर प्लानिंग करके एंड रेगुलर बेसिस पे मेंटरिंग करके, मेंटरशिप लेके सब चीज़ करके तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस आगे वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है, ये सिलेबस है नॉन सीरियस कैंडिडेट के लिए। कैसे? उसने देखा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आ गए, अभी तक सोचा ही नहीं है क्या करना करियर में, तो पता चला कि अच्छा आईएएस एग्जाम के फॉर्म निकले भाई। सिविल सर्विस तो कोई नहीं बोलेगा, आईएएस एग्जाम बोलेगा उसमें भी। तो आईएएस एग्जाम के फॉर्म निकले हुए हैं, तो चलो यार आईएएस का फॉर्म भर देते हैं, 100-150 रुपए का ही होगा, चलो भर देते हैं फॉर्म। अब क्या होता है, वो जाएंगे मार्केट में, वो सिलेबस देख लिया, नोटिफिकेशन में सिलेबस तो आता ही है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस देख लिया उन्होंने, तो प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक है। अच्छा, मार्केट में गए, पतली सी कोई बुक उठाई किसी पब्लिकेशन की, या मैं किसी पब्लिकेशन का नाम तो नहीं लूंगा, और उसे देखा कि अच्छा ये तो सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, इसी को पढ़ लेता हूँ। और वो फिर जब वो ऐसे स्टूडेंट जब क्लास में जाएगा, जब सर एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, तो फिर आपको पता उसके साथ क्या होगा। तो दिस इज फॉर नॉन सीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो बेसिकली एकदम से होता है कि जस्ट फॉर्म भरा। ये लोग बाद में सीरियसनेस पे आ जाते हैं, एक पहले अटेम्प्ट में जब इनको थोड़ा सा शॉक लग जाता है, तो वो शायद मतलब सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स होते हैं लाइक यू, उनके लिए सिलेबस है ये वाला, ये काम का सिलेबस होता है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पर, सो सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी बोल दिया है तो इसका मतलब ये हो गया नॉट ओनली वर्ल्ड ज्योग्राफी कॉन्टिनेंट वाइज नहीं, ये हम एंटायर वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे नाम दिया। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी सारी चीजें होती है। तो बेसिकली काफी ब्रॉड कंपोनेंट है ये। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ये फिर से क्या बोल रहा है कि ये टॉपिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको रिसोर्सेज के चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन स्पेशल इंफोसिस देना किस चीज पे, साउथ एशिया पे और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। देन व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। अब यहाँ पे वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन लिखना है, लेकिन मेजर एम्फेसिस किस पे देना है, इंडिया वाले पार्ट पे देना है। फिर आप देखोगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में ही अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, इनको हम कवर कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने अलग से लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको लिखने का पर्पस यही होगा कि दे वांट यू कि हमें इनमें से किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, वो खुद आपको इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे ये। देन ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी इन्होंने लिखी है, ये बेसिकली सिंपल से ही हो गया कि क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। उसी को लेकिन क्या है, बहुत ब्रॉडली हमें पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए बहुत इलैबोरेटली करके यहाँ पे ये लिखा गया है। एक सिंगल लाइन में ना लिख के बहुत डिटेल में यूपीएससी ने इसको लिख दिया है सब, ठीक है।
तो नाउ इसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़े? ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़े? देखो पहली चीज़ तो ये है कि जो आपको नोट्स देंगे हम, मतलब जो मैं अभी स्लाइड्स वगैरह शेयर करवाऊँगा और जो आप क्लासेस में अभी अटेंड करोगे, इनके अगर प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाओगे, तो यही काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे आपके लिए। इसके अलावा आप 9 टू 12 के एनसीईआरटी, जीसी ले आओ, इन 2 बुक्स को तो रेफर कर ही सकते हो, ठीक है? इसके बाद जो है बेसिकली इसके बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि सर ज्योग्राफी पढ़ने के लिए कौन-कौन सी बुक्स को कवर करें? कौन-कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए? देखो बुक्स बताने के लिए मैं आपको मोर देन 2 डज़न बुक्स बता सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। जेनुइनली आपको अगर मैं बात करूँगा तो जो हमने क्लास में आपको कवर कराया है, ठीक है? इसके साथ जो भी वैल्यू एडिशन नोट्स हो गए और साथ के साथ जीसी लियोंग बुक और एनसीईआरटी 9 टू 12 ये 2 चीज़ें हैं जो आपके लिए मैंडेटरी है। जीसी लियोंग पढ़नी चाहिए, एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए लाइफ में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है तो, ठीक है? और सेकंड थिंग है आपकी एनसीईआरटी दैट इज़ 9 टू 12 ये पढ़ो। इसके अलावा एक एटलस होनी चाहिए कॉमनली, कई लोग बोलते हैं कि 2-2 एटलस रखनी चाहिए। 2 एटलस अगर रेफर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। होता क्या है 2 पॉपुलर ब्रांड्स एटलस में, एक हो गया ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस और दूसरा है ओरिएंट ब्लैक स्वान। अब दोनों में ही आप देखोगे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको डार्डेनल्स स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, अब स्ट्रेट होता क्या है? तो स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है या दो मेजर लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है। तो डार्डेनल्स स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट ये आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में नहीं मिलेगा। अब लेटेस्ट एडिशन कोई आया हो उसमें मिल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ओरिएंट लॉन्ग में मिल जाएगा। और ऐसी कुछ चीजें होंगी जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में मिल जाएगी और जो ओरिएंट ब्लैक स्वान या लॉन्ग जो भी है इसमें नहीं मिलेंगी। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि आप कोई एक स्टैंडर्ड एटलस को फॉलो करो। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ऑक्सफोर्ड वाली करें, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जैसे इसमें तो कई सारी साइकोलॉजिकल चीज़ होती है एटलस को रेफर करने के टाइम पे, कि जैसे आप कोई मैप को देख रहे हो, इंडिया का मैप देख रहे हो फॉर एग्जांपल और इंडिया का मैप अगर एक ही शीट पे बना हुआ है, तो आप सारी लोकेशंस को ढंग से देख पाओगे। कुछ-कुछ एटलस में क्या होता है कि इंडिया का मैप जो है मतलब जब ऐसा बुक को ओपन कर रहे हैं एटलस बुक को, तो आधा इधर है इस पेज पे और आधा इस पेज पे है। और बीच में जो बाइंडिंग के लिए जो स्पेस अंदर दब जाता है, इसकी वजह से बहुत सारा स्पेस में वो जो प्लेसेस हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेटर ये है कि जो है ओरिएंट स्टूडेंट एटलस सॉरी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस या इस तरह की कोई एटलस देख सकते हो आप, ठीक है? इसके अलावा कुछ ये मैगज़ीन्स हैं, इनके आर्टिकल्स आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएँगे, ज्योग्राफी एंड यू और डाउन टू अर्थ इनके बहुत आसानी से मिलते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स होते हैं इनके, राइट? इसके अलावा टाइम टू टाइम कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, कुछ नेशनल ऑर्गनाइजेशंस होती हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस होती हैं। इन सबको आपको मतलब रेफर करना है मतलब टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना है इन चीज़ों से। अब इसके बाद ये तो हो गई हमारी बात कि कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अब आप अगर एक बार कट ऑफ का ट्रेंड भी देख लेते हैं और उसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट ये कैसे हेल्प करता है। आप देखोगे तो 2021 की कट ऑफ मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ रेफरेंस के लिए। 2021 की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी दैट वाज 87.54 यानी किसी स्टूडेंट ने अगर 45 से भी कम क्वेश्चंस मतलब अराउंड 44 क्वेश्चंस भी करेक्ट करे हुए हैं, नेट करेक्ट करे हुए क्वेश्चंस एकदम और कोई नेगेटिव मार्किंग की लपेट में वो नहीं आया है, तो आराम से वो प्रीलिम्स को निकाल पा रहा है। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टैंडर्ड ही लो हो जाए कि चलो बस 45 क्वेश्चन ही सही करने हैं। यू हैव टू सिग्निफिकेंटली रेज़ द स्टैंडर्ड कि भई ठीक है, मेरे को कम से कम 60-70% क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं और साथ के साथ जो तुक्का मारने की जो हैबिट होती है, उनको एकदम अवॉइड करना है। राइट? लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी से अगर आज की डेट में आप चल रहे हो, तो प्रीलिम्स निकालना आपके लिए बहुत ईज़ी टास्क रहेगा। ठीक है? 87.4 वो आप नीचे देखोगे फिर 84.5 है, ठीक है? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, अभी जो लेटेस्ट कट ऑफ आएगी 2023 की, दैट आल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड बी अराउंड 84-85 राइट? तो कहने का मतलब ये है कि अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम और बहुत थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी के साथ इसको करना है। सो ये था प्रीलिम्स का कट ऑफ और गाइस ऐसे ही मेंस का और आपको इंटरव्यू का कट ऑफ भी शुड आपके पास एकदम पूरा टिप्स पे रहना चाहिए, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि किस तरह से आपका अप्रोच रखना है प्रीलिम्स है, कैसा मेंस में अप्रोच रखना है और किस तरह से आपका अप्रोच रखना है आपको इंटरव्यू के लेवल पर। खैर कुल मिला के बात ये है कि हम ज्योग्राफी की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो ये था ज्योग्राफी का एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन सेशन। मुझे लगता है उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और एक बहुत क्लियर क्लैरिटी मिली होगी, बहुत डीप क्लैरिटी मिली होगी कि हाउ यू हैव टू अप्रोच द सब्जेक्ट। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी आगे जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे आपको खुद दिखाई देगा कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है बहुत ये वाला। और स्टार्ट करेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी से। जियोमॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया था कि इट इज नोन एज इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो इसमें जितनी भी लैंड फॉर्म्स है बी इट माउंटेन्स, वॉल्केनोज, प्लेटूज, प्लेन्स, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कैसे इवॉल्व हुई, कैसे वो लैंड फॉर्म्स खत्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है, ईच एंड एवरीथिंग, हाउ अर्थक्वेक अकर्स, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ द अर्थ हैज बीन इवॉल्व्ड, दीस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन जो हम कवर आगे करेंगे अगली बार। ठीक है? तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।